आज मैं कैलकुलस में डिफरेंशिएशन पढ़ाने जा रहा हूँ। कैलकुलस का इंट्रोडक्शन, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस का इंट्रोडक्शन मैंने बताया था। डिफरेंशियल कैलकुलस में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, इंटीग्रल कैलकुलस में क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, ये सारा चीज़ मैंने आपको बताया था और उसके बाद उस पहला पार्ट में यहीं तक बताया गया था। आइए आज आपका हम डिफरेंशिएशन अवकलन, डिफरेंशिएशन जिसका हिंदी होता है अवकलन। एक बात मैं पहले बता दूं कि डिफरेंशिएशन ये पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस को पकड़ करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही बेहतर ढंग से आपको यहाँ हम पढ़ाएंगे। जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, समझने में किसी भी बच्चा को नो डाउट ही नहीं रहेगी, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। अब जरा सा समझिए, डिफरेंशिएशन आईईसी पर आने वाले लगभग जो एग्ज़ाम हैं वो सारे दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे आपका आईआईटी हो या आपका एयरफोर्स हो या आपका ट्वेल्थ, ये तीनों के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस वीडियो में हम बताएंगे डिफरेंशिएशन जो है हम 12th लेवल का पढ़ाएंगे। इस चैप्टर में आपका आईआईटी लेवल का हम नहीं कराएंगे। आईआईटी के लिए हमारे पास वीडियो स्पेशल आएगा, उस वीडियो में सिर्फ आईआईटी का ही क्वेश्चन बताया जाएगा। आईआईटी का क्वेश्चन बैंक ही फॉलो किया जाएगा। AIEEE का क्वेश्चन बैंक जो पहले आईआईटी और AIEEE पहले अलग हुआ करता था, लेकिन अभी दोनों को कंबाइन कर दिया है, तो कोई बच्चे ये ना समझे कि AIEEE का क्वेश्चन समाप्त हो गया। नहीं, पहले जो पूछा गया था वो क्वेश्चन को भी हम करेंगे। आईआईटी जो पहले क्वेश्चन पूछा था उसको भी हम करेंगे, मेन में पूछता है अब उसको भी करेंगे और एडवांस में क्वेश्चन पूछता है उसको भी हम करेंगे। आईआईटी का जो वीडियो रहेगा उसमें फुल्ली सॉल्यूशन है, मान लीजिए आपकी आईआईटी का ही क्वेश्चन मिलेगा, आईआईटी का क्वेश्चन बैंक से ही सॉल्यूशन किया जाएगा। ये हम चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं, ये चैप्टर हम 12th की दृष्टिकोण से पढ़ा रहे हैं। 12th और आईआईटी और एयरफोर्स, ये दोनों में तीनों में डिफरेंस क्या है। 12th में क्वेश्चन जो होता है थोड़ा हल्का होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हल्का होता है, लेकिन कुछ हल्का होता है। एयरफोर्स में जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है, 12 से थोड़ा सा टफ होता है। और आईआईटी का जो क्वेश्चन होता है वो आईआईटी का क्वेश्चन हल्का नहीं, वो अच्छा क्वेश्चन होता है, हार्ड ही क्वेश्चन होता है। इस सब के तुलना में बहुत हार्ड क्वेश्चन होता है। खास करके एडवांस की बात करें, मेन में तो क्वेश्चन कुछ हल्का, नॉर्मल भी एक आध दो प्रश्न मिल जाएंगे, लेकिन एडवांस में जितने भी प्रश्न मिलेंगे वो सब क्वेश्चन काफ़ी हार्ड होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हार्ड होता है तो आपको हम वीडियो पढ़ाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आईआईटी के लिए हमारे पास स्पेशल वीडियो आएगा मैथ का, आप उसमें पढ़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि आईआईटी कुछ है ही नहीं। आपको आईआईटी का भी क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व करने के लिए हम शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे कि आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन जो है आईआईटी का क्वेश्चन हो, चाहे आपका बीसीसी का क्वेश्चन हो या AIEEE का क्वेश्चन हो, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको काफ़ी इजी लगेगा। मैं एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि आईआईटी और AIEEE अब अलग नहीं रहा, ये दोनों अब एक हो गया है। आइए तो आज हम आपको स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन हम 12th लेवल तक पढ़ाएंगे। कोई बच्चे ये ना करें कि आईआईटी बता करके जो है कि इसमें 12th लेवल का पढ़ाए, इसमें हम 12th लेवल ही चर्चा करने वाले हैं। आईआईटी का स्पेशल आप देखना चाहते हैं कि आईआईटी का क्या होता है, तो आईआईटी का स्पेशल वीडियो जो है मेरा मैथ के बन करके आएगा। अगले क्लास में आपका जो है कि आईआईटी का वीडियो आपका यूट्यूब पर मिल जाएगा। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं एक बार सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो भी हम नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपका मोबाइल पर चला जाएगा। और एक बात जरूर, हमारे जो बच्चे थे एयरफोर्स के जो बच्चे थे, एयरफोर्स का जो है हमारे पास आईईसी का एग्ज़ाम पढ़ने से पहले ही मेरा एक बैच फुल हो गया था, फुल नहीं ओवर फुल था, क्योंकि उसमें मैंने सीटिंग लिया था कम, लेकिन एडमिशन बहुत ज़्यादा चला गया था। तकरीबन उसमें फर्स्ट बैच में मेरे पास 350 साढ़े 300 बच्चे थे। ये लॉकडाउन की वजह से ये हमारा ऑफलाइन क्लास स्टॉप है। जैसा ही लॉकडाउन समाप्त होगी, हमारा ये बैच तो पहले से फर्स्ट बैच एयरफोर्स का है ही, सेकेंड बैच हमारे पास
जल्द ही आ जाएगा। जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा और सेकेंड बैच जो है एयरफोर्स के लिए जल्द ही आ जाएगा। एक बैच जहानाबाद में रहेगी और एक बैच मसूरी में रहेगी। एयरफोर्स की तैयारी मैं ऑनलाइन नहीं करा सकता, और एयरफोर्स की तैयारी यदि कोई टीचर ऑनलाइन कराते हैं तो आप ये समझिए कि आपकी तैयारी नहीं, आपको बुड़बक बनाया जा रहा है। इसलिए जैसा ही लॉकडाउन समाप्त होगा हमारे पास सेकंड जो बैच आएगा, या फर्स्ट हो या सेकंड, दोनों बैच हम लोग जितनी भी तैयारी कराते हैं सारा का सारा हम लोग बैच ऑफलाइन कराते हैं, ऑनलाइन नहीं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से आज हमें भी यूट्यूब पर वीडियो जो है डालना पड़ जा रहा है, ऑनलाइन आना पड़ जा रहा है। एयरफोर्स के बारे में ज़्यादा अभी हम नहीं बताएंगे। एक दिन के बाद जो है एयरफोर्स का स्पेशल वीडियो बन के आएगा, उसमें आपको हम भी बताएंगे कि एक्स ग्रुप में क्या पूछता है, वाई ग्रुप में क्या पूछता है, उसको कितने स्टेप में एग्जाम होते हैं, कैसे कैसे सिलेक्शन होता है, कितना स्टेप हमको पार करना पड़ेगा, उसका फिजिकल कैसा होता है, मेडिकल कैसा होता है, उसका रिटेन कैसा होता है। इस सारा चीज़ हम अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं। कौन बच्चे को एयरफोर्स में सिलेक्शन किया जाएगा, कैसे बच्चे हैं तो उसको सिलेक्शन नहीं किया जाएगा, ये सब सारी चीज़ की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ा रहे हैं डिफरेंशिएशन, ये ना तो आपका इस 12th लेवल का पढ़ा रहे हैं, लेकिन एयरफोर्स में भी काम करेगा। जो बच्चे एयरफोर्स का देखना चाहते हैं उसके लिए भी ये जो है बहुत अच्छा टॉपिक है। खास करके पूरी कैलकुलस इसी पर आधारित है, और ये जो है आधारित है फंक्शन पर। और एक बात मैं पहले बता दूं, हमारे जो बच्चे ऑफलाइन क्लास कर रहे थे वो हमारे वीडियो देख कर के वो यकीन कर सकते हैं कि पूरी मार्केट मसूरी और जहानाबाद में हमारा क्लास जो है सिलेबस, क्लास का सिलेबस जो है सबसे आगे चलता है। आज मैं देख रहा था कि जो मैं लॉकडाउन में पढ़ा के मैंने छोड़ दिया था चैप्टर लगभग मेरा समाप्त था। जो मेरा ऑफलाइन का बच्चा होगा वो कॉपी निकाल के अपना देख सकता है, वो उसको पता हो ये चैप्टर लगभग मेरा समाप्त था, लेकिन इतना दिन क्लास बंद रहने के कारण इसको हमको पुनः शुरू से पढ़ाना पड़ रहा है। मार्केट में लगभग टीचर की आप देखिए, तुलना कीजिए आप, अभी जो है कि हमसे 4-4, 5-5 चैप्टर सब पीछे है, और हम जिस समय वो लोग जो है कि ऑनलाइन जो बहुत पहले से है। इसलिए करके जो भी बच्चे जो डीडीएस क्लासेज में ऑफलाइन क्लास करते थे, इस बात की टेंशन न लें, आपकी सिलेबस 100% समाप्त किया जाएगा। जिस दिन लॉकडाउन समाप्त हुई उस दिन आपका ऑनलाइन क्लास समाप्त हो जाएगी, ऑफलाइन क्लास आएगा और आपका सिलेबस 100% समाप्त हो जाएगा। इसलिए करके सिलेबस पर कोई बच्चे शक न करें। बहुत सारे गार्जियन का फोन आ रहे थे कि सर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो हमारे यहाँ मोबाइल नहीं है, क्या हम मोबाइल खरीद लें? तो एक बात मैं साफ साफ मैं बता दूं कि 10,000 5,000 रुपया फंसाइए नहीं। ये महामारी का दौर है, वो पैसे को बचत करिए, आपकी घर की आर्थिक स्थिति में काम करेगा। इसलिए 10 दिन 15 दिन के लिए लॉकडाउन है, ज़्यादा दिन के लिए लॉकडाउन है नहीं है। इसके लिए आप व्यर्थ में 10,000 15,000 यदि मोबाइल में आप पैसा फंसा देते हैं तो ये बेकार वाली बात है। एक क्लास आपका पुनः ऑफलाइन में भी बताया जाएगा। इसलिए जो बच्चे जिसके पास मोबाइल का सुविधा नहीं है वो बच्चे टेंशन न लें और मोबाइल झूठ मूठ खरीदने के लिए 15-20 हज़ार रुपया फंसाएं नहीं। आइए, ये जो आपको हम बढ़ाने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ये चैप्टर बहुत ही रोचक चैप्टर है, पढ़ने में आपको काफ़ी मजा आएगा। बहुत रोचक चैप्टर है। हालांकि कोई भी चैप्टर हार्ड नहीं होता या कोई भी चैप्टर हल्का नहीं होता, ये पढ़ाने वाले पर निर्भर करता है कि चैप्टर आपको हल्का है या भारी है। यदि अच्छा से चैप्टर पढ़ाया गया तो लगेगा कि नहीं ये चैप्टर बहुत हल्का है। कितना हार्ड चैप्टर हो, यदि पढ़ाने वाला टीचर अच्छे हों तो आपको चैप्टर कभी भारी नहीं लगेगा, पढ़ाई कभी भारी नहीं लगेगी। सबसे पहला चीज डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ बता दूं। हालांकि मैं ज़्यादा इतिहास भूगोल नहीं जानता, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं साइंस का टीचर हूं। साइंस की तरह मैं बात करूंगा। मैं ऑलराउंडर नहीं हूं, मैं सिर्फ मैथ पढ़ाता हूं, मैथ के सिवाय और दूसरा सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाता। कभी कदार हिंदी में पढ़ा देता हूँ, कहानी ये अलग सी बात है, लेकिन मैथ ही मेरा मेन है। इसके सिवाय मैं, ऐसा नहीं है कि मैं मैथ भी पढ़ा दूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश हिंदी इतिहास भूगोल नागरिक जितना है सारा का सारा मैं पढ़ा दूँ, ऐसा मैं नहीं करता और उतना मैं करना भी नहीं चाहता। हमारे पास प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, जितने भी, चाहे हमारे पास 12th का बैच हो, एयरफोर्स का बैच हो, कंपटीशन का बैच हो, एसएससी बैंकिंग रेलवे, हमारे पास सभी सब्जेक्ट का स्पेशल टीचर है। रीजनिंग पढ़ाएंगे स्पेशल टीचर, मैथ पढ़ाएंगे स्पेशल, आपका करेंट पढ़ाएंगे स्पेशल, उसमें जीके जीएस पढ़ाएंगे स्पेशल, इंग्लिश के टीचर स्पेशल, सब स्पेशल टीचर हम लोग रखते हैं। क्योंकि हम लोग जो है
बार्गेनिंग पढ़ाई में करना नहीं चाहते, पढ़ाना चाहते हैं। सबसे पहला चीज, ये जो डिफरेंशिएशन है, इससे पहले थोड़ा हम लोग जाने, एक बात थोड़ा हम पहले आपको बता दें कोऑर्डिनेट के बारे में। कोऑर्डिनेट, हालांकि आईएएस में इसको हम लोग बोलते हैं 2D, 2 डायमेंशनल, 3D भी होता है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी पहले आ गया था ज्योमेट्री। ज्योमेट्री पहले आया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बात करें तो एक टॉपिक मिलता है स्लोप, जिसका हिंदी होता है ढाल। हम आपको बताने का प्रयास ये कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन जो है ये आया कैसे, ये क्या जरूरत पड़ गई कि डिफरेंशिएशन जो है हमें पढ़ना पड़ रहा है आज। स्लोप, हालांकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जब हम 2D पढ़ाएंगे तो बहुत डीप में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर शॉर्टकट आपको हम बता के हम आगे बढ़ना चाहेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो खोज किए थे, जिनका नाम था, साइंटिस्ट का नाम था रेने डेकार्टे। उन्होंने इसमें काफी विस्तृत योगदान दिया। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट जो है कि रेने डेकार्टे नहीं किया, सबसे पहले देने वाले वो थे, लेकिन और बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिसका चर्चा मैं इसका स्पेशल क्लास में मैं करूंगा। स्लोप की बात करें तो ये ढाल जो है निकालने के लिए साइंटिस्ट जो है सबसे पहले जो है एक सरल रेखा का प्रयोग किए थे। सरल रेखा में भी तो उसका घात होना चाहिए 1, यानी जो भी उसमें चर रहेगा उसका घात होना चाहिए 1। इसके लिए उन्होंने बताया था y बराबर mx प्लस c, और उन्होंने बताया था कि m को बोलते हैं स्लोप। एक बात मैं बता दूं कि यह फार्मूला तभी लगेगा जब x का घात 1 हो और y का घात 1 हो। यदि x और y का घात 1 नहीं रहेगा तो यह नियम नहीं लगेगा। जैसे इस पर कुछ क्वेश्चन देखिए कि ऐसे कैसे हम लोग स्लोप निकालते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपको प्रश्न दे दिया कि 3x आप प्लस 4y बराबर दे दिया 5, x का भी घात 1 है, y का भी घात 1 है। अब कहेगा कि इसका स्लोप बताइए। तो यहाँ से हम लोग जो है कि x के टर्म में रिप्लेस करेंगे, तो जान रहे हैं बाबू कि 3x प्लस 4 माइनस में चला जाएगा, तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि 4y बराबर 5 माइनस 3x, और ये आप जान रहे हैं कि 4 इधर गुणा तो भागा में चला जाएगा, तो आप यहाँ से आराम से कह सकते हैं कि y का वैल्यू आ जाएगा माइनस 3x अब प्लस 5 अब बटा में आएगा 4। हमने इसको टर्म को पोजीशन को बदल दिया है, लेकिन साइन नहीं बदलेगा। अब इसको हम अलग अलग करना चाहें तो हम यहाँ से ये बात बता सकते हैं कि y का वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ गया माइनस, ये 4 से हम दोनों में भाग लगा दें, माइनस 3/4 इंटू एक्स, और प्लस यहाँ से हम कहें 5/4। हमने इसी रूप में इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया, इस फंक्शन को हमने उस रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो x का जो गुणांक है, देखिए दोनों का घात भी 1 है, और x का ये जो गुणांक है इसी को कहा गया स्लोप, यानी ढाल। तो स्लोप निकालने के लिए जो पहले जो साइंटिस्ट जो यूज किए थे, इसी थ्योरी का इस्तेमाल किए थे, लेकिन यह थ्योरी ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं। यह थ्योरी सभी तरह के प्रश्न में नहीं लगाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है x और y का घात 1 है, तो इस थ्योरी का हमने यूज कर लिया, लेकिन यहाँ पर जो है हम यहाँ पर 2 कर दें और यहाँ पर 5 कर दें, इतना में जो है ये थ्योरी का बैंड बच जाएगा। ये थ्योरी ऐसे प्रश्न में नहीं लगाए जा सकते। यह थ्योरी का प्रयोग तभी संभव है जब x और y का घात 1 होना चाहिए। 1 रहेगा तब यह थ्योरी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1 से ज़्यादा या 1 से कम रहेगा तो हम इस थ्योरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यह जो है ज़्यादा दिन तक कारगर सिद्ध नहीं हुआ। कुछ फिर साइंटिस्ट आए, उन्हें लगा कि मान लिया जाए कि ये प्रश्न ऐसा है, तब जो है कि ये थ्योरी काम कर जा रहा है, लेकिन उनके मन में कुछ ऐसा भी प्रश्न आने लगा कि रेखा तो सीधा है, तब लग गया उनको मन में ऐसा प्रश्न आया कि यदि कोई रेखा 2 बिंदु से गुजारा जाए। जैसे मैं बात कर दूं, एक प्रश्न देखिए, एक रेखा बिंदु 1, 2 एंड 2, 3 से होकर जाती है।
तो ढाल, इंग्लिश में स्लोप बोलते हैं, बराबर एक साइंटिस्ट है और उन्हें ऐसा प्रश्न दिया कि यदि ऐसा प्रश्न रहेगा, हालांकि ये जो है रेने डेकार्टे ने देकर के इसे एक थ्योरी को बता दिया कि कैसा भी समीकरण रहेगा आप उसका स्लोप निकाल सकते हैं, लेकिन एक नए साइंटिस्ट आए और उन्होंने जो है इनका थ्योरी को काट दिया। इन्होंने बताया कि आपका जो है कि जब हम ऐसा प्रश्न दे दें तब आपका थ्योरी इसमें सक्सेस नहीं है, आपका थ्योरी ऐसे प्रश्न में नहीं लगेंगे। तब उन्होंने बताया कि आपका जो है कि थ्योरी तभी लगेगा जब x और y दोनों का घात 1 रहेगा। और फिर ऐसे प्रश्न के लिए स्लोप के लिए नया फार्मूला दिया गया, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। इस थ्योरी के बाद फिर ऐसा थ्योरी दिया गया कि यदि ऐसे प्रश्न रहेंगे तो एक थ्योरी दिया जा सकता है। अब यहां स्लोप निकालने के लिए जो है आपका दो थ्योरी आ गया। हालांकि हम थोड़ी सी डिफरेंशिएशन का थोड़ा हिस्टोरिकल बात बताने वाले हैं कि ये कैसे आया, लेकिन हिस्टोरिकल बात आपको जो हम बताएंगे वो मैथमेटिक्स की तरह बताएंगे। हम ऐसा नहीं बताएंगे कि डिफरेंशिएशन का कोई फलना ईस्वी में हुआ, इसका ऐसे हुआ, वे हुआ, ये सब नहीं मैं बताऊंगा। इसका मैथमेटिकल जो है यूज कैसे किया गया ये देखिए। y इक्वल टू, ये तो पहले थ्योरी आई, इसके बाद ये थ्योरी आई। एक साइंटिस्ट और आए जो एक और उन्होंने थ्योरी दिया कि स्लोप बराबर tan थीटा, और यहां से इसी फार्मूला से जो है, या जो फार्मूला त्रिकोणमिति के लिए दिया गया था, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए खास करके, इसी थ्योरी से जो है उन्होंने स्लोप को डिफाइन कर दिया, स्लोप को परिभाषित कर दिया कि स्लोप है क्या, और इसी से उन्होंने जो है स्लोप का डिफाइन किया। लेकिन यह भी थ्योरी, अब तक स्लोप के लिए 3 थ्योरी आ चुका था, एक ये आया था और एक ये आया था और एक ये आया था। तीनों का यूज क्या होता है, आप इसका इस्तेमाल तब करेंगे जब x का घात 1 और y का घात 1। इसका इस्तेमाल आप तब करेंगे जब कोई रेखा 2 बिंदु से होकर जाएगा, तब आप इस थ्योरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस थ्योरी का इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब कोई रेखा x अक्ष के साथ कुछ कोण बनाएगा। जैसे मान लिया जाए कि 30 डिग्री का यदि कोई रेखा कोण बनाता है, कर मतलब थीटा का मान आ गया 30 डिग्री, तब यहां से हम स्लोप की बात करें तो tan 30 डिग्री, यानी यहां से इसका वैल्यू आ गया 1/√3। लेकिन यह भी थ्योरी जो है ज्यादा दिन तक सक्सेस नहीं हुई। अब यहां पता चल रहा था, युद्ध छिड़ गया कि अलग अलग प्रश्न पर अलग अलग थ्योरी आ जा रहा था। इतने में ही एक साइंटिस्ट का नाम है, वो आए जिनका साइंटिस्ट का नाम था लेबनिज। उन्होंने आया बताया कि अभी तक जितने भी थ्योरी दिए गए, ये थ्योरी छोटे मोटे प्रश्न पर लग रहे हैं, हल्के हल्के प्रश्न हैं कि x का घात 1 y का घात 1, 2 बिंदु से गुजारा जा सकता है, एंगल दिया हुआ रहेगा, तभी छोटे छोटे प्रश्न में लगाया जा रहा था। लेकिन लेबनिज के मन में एक प्रश्न आ रहा था कि यदि वक्र दिया रहे, ये सब तो है सीधा सीधा है, हल्का हल्का प्रश्न है, यदि वक्र दिया रहे, बहुत बड़ा बड़ा इक्वेशन दे देगा, तब ऐसे को हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे। आइए जरा उनका थ्योरी को हम डिस्कशन करें। लेबनिज के मन में ऐसा प्रश्न आ रहा था कि बड़ा बड़ा इक्वेशन, बड़ा बड़ा फंक्शन, जैसे उनका मन में एक प्रश्न आया था कि ऐसा दिया जाए y इक्वल टू एक्स के पावर 20 माइनस 3x के पावर 15 प्लस 10x के पावर 5 माइनस 3x प्लस 1/x प्लस √x। ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रश्न दिए जाएं तो हम एक क्या, ये 20 आपको नजर आ रहा है तो कर दीजिए आप इसको 2020 कर दीजिए, 15 तुमको कम नजर आ रहा है तो 150 कर दीजिए, 5 कम नजर आ रहा है तो -51 कर दीजिए। ऐसे ऐसे प्रश्न को जब लेबनिज के मन में ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रश्न आने लगे, तब उन्हें लगा कि इतने बड़े बड़े प्रश्न को जो है हम लोग जो है कि कैसे स्लोप निकालेंगे। वक्र तो है, तो कंफर्म है कि वक्र है, लेकिन ये सीधा वक्र नहीं, एक कर्व है। तो ऐसे प्रश्न लेबनिज के मन में आने लगे कि आखिर ऐसे ऐसे वक्र दिए जाएं
तो इसका स्लोप कैसे निकाला जा सकता है? वो जो बताया गया 3 फॉर्मूला जो बताया गया वो छोटे छोटे प्रश्न में लागू हो रहे थे। छोटे छोटे प्रश्न हल्के हल्के दे दिए जाते थे और उसमें लगा दिए जाते थे। जब ऐसे ऐसे प्रश्न का जब मन में लेibniz का मन में विचार आने लगा तो उन्होंने खोज करना चालू किया कि आखिर ऐसे प्रश्न को स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, ऐसे वक्र को कैसे निकालेंगे। और उसी क्रम में जो है लेibniz ने जो है सबसे पहले जो है डिफरेंशिएशन का प्रयोग किया, dy बटा dx। dy बटा dx का सबसे पहले प्रयोग किया और इसको उन्होंने सबसे पहले बताया स्लोप, ढाल। उन्होंने ये बताया कि इसकी माध्यम से वक्र चाहे जितना टेढ़ा हो, जितना सीधा हो, पावर चाहे उसका जितना बड़ा हो, फंक्शन जितना बड़ा हो, प्रश्न जितना बड़ा हो, चाहे जितना छोटा हो, इसका घात प्लस में हो, माइनस में हो, 2 हो, 4 हो, रूट में हो, बटा में हो, सभी रूप में हो, एक थ्योरी का इस्तेमाल किया जा रहा था। और लेibniz ने थ्योरी दे करके जो है, हालांकि खोजने चले थे स्लोप, लेकिन उन्होंने एक चैप्टर खोज दिया जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, जिसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। अभी हमने बस मात्र इतना आपको मैंने बताया कि मैथमेटिकल बात मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन जो है यूज कैसे किया, आया है कैसे, वो भी आपको मैंने बताया। आइए आखिर हम लोग जो है डिफरेंशिएट करते हैं किसको? डिफरेंशिएट फंक्शन को भी किया जाता है, डिफरेंशिएट रिलेशन को भी किया जाता है। एक बात आप समझ लें कि जितने भी आइडेंटिटीज हैं, जितने भी स्टेटमेंट हैं, ये सारे के सारे या तो फंक्शन है या तो रिलेशन है, दो ही कंडीशन है। जैसे मैं ये बता दूं कि यदि 50 आदमी है तो उसमें से कुछ अच्छे भी आदमी और कुछ बुरे भी आदमी हैं। वही तरह से है कि जितने भी स्टेटमेंट है, जितने भी इक्वेशन है, उसमें दो ही तरह का कथन आता है, या तो वो फंक्शन होगा या तो वो रिलेशन होगा। यदि किसी आदमी को आप 1 पर्सन को यदि आप चूज करते हैं तो उसके बारे में आप दो ही बात बता सकते हैं। पहला बात, उस आदमी के बारे में आप ये बताएंगे कि वो आदमी अच्छा है, या तो ये बताएंगे कि आदमी अच्छा नहीं है। तो फंक्शन में ही पढ़ना है। आइए हम लोग डिफरेंशिएट जो करते हैं, फंक्शन को भी करते हैं, रिलेशन को भी करते हैं। जैसे फंक्शन में मैंने पढ़ाया था डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो एक बात मैं बता दूं, फंक्शन का भी डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकाला जाता है, और रिलेशन का भी जो है कि डोमेन निकलता है, कोडोमेन निकलता है, रेंज निकलता है। फंक्शन रिलेशन दोनों का निकाला जा सकता है। उसी प्रकार से फंक्शन हो चाहे रिलेशन हो, हम डिफरेंशिएट दोनों को करते हैं। लेकिन सभी फंक्शन या सभी रिलेशन को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। डिफरेंशिएट होने के करने के लिए फंक्शन को डिफाइंड होना जरूरी है, परिभाषित होना जरूरी है। डिफाइंड जैसे यदि कोई फंक्शन या यदि कोई रिलेशन या कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी इक्वेशन या कोई भी प्रश्न यदि डिफाइंड नहीं है, तब आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। नहीं आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, नहीं आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको डिफाइंड होना पड़ेगा। तो सबसे पहला देखिए हम इसको स्टार्ट कैसे करें। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले जो साइंटिस्ट यूज किए थे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज किए थे, या उसी का नाम उन्होंने बताया था एबी इनिशियो मेथड या डेल्टा मेथड। लेकिन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल स्टार्टिंग में बहुत हार्ड था। आज भी आपको हम पढ़ाएंगे तो थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन हमारे पढ़ाने का टैक्टिक्स अलग है। आपको कितनों हम भारी चीज़ पढ़ा देंगे लेकिन आपको हार्ड नहीं लगेगा। ये मैं कह नहीं रहा हूँ, आप हमारे वीडियो को अंत तक बने रहेंगे तो नजर आएगा कि मैं क्या पढ़ाता हूँ। वीडियो पर जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर करें। तो हाँ, मैं बता रहा था कि स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जब आया तो काफ़ी हार्ड थे। इतना हार्ड था कि कुछ ऐसे भी प्रश्न थे जो साइंटिस्ट से ही सोल्व नहीं होते थे। तो उस जब तक ये डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है हार्ड था, तब तक इसको बच्चे के सिलेबस में नहीं डाले गए। एक रिसर्च का बिंदु बना हुआ था, सिलेबस में नहीं था। ये रिसर्च इस पर चल रहा था। और इसके बाद डिफरेंशिएशन में आगे हम बताएंगे चेन रूल का बारे में। डिफरेंशिएशन में कुछ दिनों के बाद चेन रूल आ गया, और चेन रूल के माध्यम से डिफरेंशिएशन इतना इजी हो गया कि बच्चे आप जो है इसे आराम से बना लेते हैं और आपका सिलेबस में इसे डाल दिया गया।
समझिए। माना कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है जो अपने डोमेन में परिभाषित है। एक बात मैं शुरू में ही बताया था कि जब तक कि कोई फंक्शन परिभाषित नहीं होगा या रिलेशन परिभाषित नहीं होगा तब तक आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं या इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। हमने पहले ही एक ऐसा फंक्शन मैंने मान लिया है जो परिभाषित है, इसे हमें परिभाषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने लिखा लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन एंड डिफाइंड एज इट्स डोमेन। y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है जो अपने डोमेन में परिभाषित है। दैट इज y इक्वल टू एफ एक्स, हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं कि y में जोड़ देते हैं डेल्टा y और x में जोड़ देते हैं डेल्टा x, इसे हम मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब यहाँ बहुत सारे बच्चे को लग रहे होंगे कि सर डेल्टा x और डेल्टा y क्या है। तो डेल्टा x और डेल्टा y स्मॉल इंक्रीजमेंट है, छोटी बढ़ोतरी है, जहां डेल्टा x एंड डेल्टा y छोटी बढ़ोतरी, स्मॉल इंक्रीजमेंट। डेल्टा x और डेल्टा y इसका मान इतना छोटा है कि जिसको किसी भी फंक्शन में या किसी भी वेरिएबल में जोड़ा जाए, घटाया जाए, लेकिन इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं। एक बात ध्यान दीजिए, डेल्टा x और डेल्टा y है बहुत छोटा, लेकिन ये धनात्मक है। यदि हम डेल्टा x की बात करें तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास एक बाल्टी पानी है, एक पानी से बिल्कुल भरा हुआ है, और इसमें आप एक बूंद पानी आप डाल देते हैं। तो क्या एक बूंद पानी डालने से इस बाल्टी का जल स्तर बहुत बढ़ जाएगा? क्या ऐसा हो जाएगा कि एक बूंद आपको पानी डालने से ये पानी ओवरफ्लो होकर बाहर गिरने लगेगा? ऐसा नहीं होगा। या इस बाल्टी से आप एक बूंद पानी आप निकाल देते हैं तो क्या ऐसा होगा कि बाल्टी का पानी सूख जाएगा? आप इस बात को एहसास भी नहीं कर सकते कि इसमें से एक बूंद पानी डाला गया या निकाला गया तो उसमें कितना परिवर्तन आया। हाँ, लेकिन अनुभव आप करेंगे कि एक बूंद पानी डला इसमें तो जल स्तर बढ़ा होगा, चाहे बहुत कम ही क्यों ना बढ़ा, लेकिन बढ़ा हो। यदि एक बूंद पानी इससे निकाला जाए तो आप रियलाइज कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि इसमें से पानी जो है जब एक बूंद निकाला गया तब घटा है, पानी कम हुई है, लेकिन इतना कम हुआ है, इतना कम हुआ है कि जिसके बारे में हम बता नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो मेरा डेल्टा x और ये जो मेरा डेल्टा y है, ये पानी का एक बूंद है जिसको इस बाल्टी में डालने या निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए जरा हम आगे बढ़ा देते हैं इसमें। जो भी बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को बीच बीच में रोकते हुए देखिए, या ना हो सके तो डाउनलोड कर लें। मैंने क्या किया कि मैंने एक फंक्शन मान लिया जो पहले से परिभाषित है, हमें परिभाषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डेट इज y इक्वल टू एफ एक्स, इसको हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया, और हमने क्या किया है बाबू कि y में हमने जोड़ दिया है डेल्टा y और x में हमने जोड़ दिया है डेल्टा x। इसको हमने मान लिया समीकरण सेकेंड। जहां डेल्टा x और डेल्टा y की हम चर्चा करें तो छोटी बढ़ोतरी है, स्मॉल इंक्रीजमेंट इंग्लिश में बोला जाता है। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण सेकेंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने,
जब हम घटाएंगे तो इक्वेशन है, हम अंक को नहीं घटा रहे हैं कि 5 में से 3 गया तो 2, 10 में से 8 गया तो 2, ये हम अंक को नहीं घटा रहे हैं, हम समीकरण को घटा रहे हैं। समीकरण को घटाने का नियम है कि लेफ्ट में से लेफ्ट घटेगा और राइट में से राइट घटेगा, यानी LHS से LHS को घटाएंगे और RHS को RHS से घटाएंगे। आइए जरा ध्यान दीजिए, तो इसका 2 का है लेफ्ट y प्लस डेल्टा y, और हम लेफ्ट में इसको घटाएंगे। हम राइट की बात करेंगे तो ये है मेरा fx प्लस डेल्टा x, और इसको जब हम घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस fx। इसमें कुछ टर्म कटने वाले हैं, जैसे माइनस में है, प्लस में है, कट गया, तो हमारे पास ये बच गया कि डेल्टा y इक्वल टू fx प्लस डेल्टा x माइनस fx। अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बताने जा रहे हैं, प्रथम सिद्धांत विधि बताने जा रहे हैं। अब हम आगे क्या करते हैं देखिए, दोनों तरफ डेल्टा x से भाग देने पर तथा लिमिट लेने पर तब यहां से आ जाएगा बाबू, लिमिट लेंगे तो डेल्टा x टेंस टू 0। मैंने पहले बताया था कि डेल्टा x और डेल्टा y बहुत छोटा है, तो डेल्टा x टेंस टू मैंने 0 लिया था, 0 यहां धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि जो मेरा लास्ट जो रिजल्ट आई थी उसमें दोनों तरफ डेल्टा x से भाग दे देते हैं और हम लिमिट ले लेते हैं। तो हमारे पास ऐसा आएगा बाबू कि डेल्टा x बटा में डेल्टा x, और इधर जब हम भाग देंगे तो fx प्लस डेल्टा x माइनस fx अब बटा में डेल्टा x। मैंने बोला लिमिट ले लेते हैं, तो आ जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, और इधर की भी बात करें तो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। जरा इंक लगता है कम है, देखिए ये जो मेरा जो निकल करके आया इसे बोला जाता है बाबू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा y बटा डेल्टा x को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहा जाता है। इसे dy बटा dx द्वारा सूचित किया जाता है। ये जो मेरा यहां से जो रिजल्ट निकल करके आया कि लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा y बटा डेल्टा x को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं DC। D का मतलब हो गया डिफरेंशियल और C का मतलब हो गया कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसका हिंदी होता है अवकल गुणांक। अब यहां से देखिए जो हमारा नया जो फॉर्मूला निकल करके आएगा उसको जरा ध्यान दीजिए। That is dy बटा dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 fx प्लस डेल्टा x माइनस fx
बटा डेल्टा एक्स। यह जो मेरा फार्मूला निकल करके आया, इसी को कहा जाता है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या इसी को कहा जाता है एबी इनिशियो मेथड, या इसी को कहा जाता है डेल्टा मेथड। इस फार्मूला को डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या एबी इनिशियो मेथड या डेल्टा मेथड भी कहा जाता है। ये जो मेरा फार्मूला निकल करके आया, इस फार्मूला को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या एबी इनिशियो मेथड या डेल्टा मेथड। हालांकि पहले बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से आईआईटी में भी क्वेश्चन आते थे, जिस समय ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जब एग्जाम हुआ करता था, उस समय जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन खास करके इस मेथड से आया करता था। आईएससी में भी पूछा है। आप 2013 या 14 में जाकर के आप क्वेश्चन बैंक देखें तो उसमें आपको नजर आएगा कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से जो है tan इनवर्स x का डीसी पूछा है। जैसे 2014 या 13 में क्वेश्चन दिया था कि y बराबर tan इनवर्स x का डीसी y प्रथम सिद्धांत, हिंदी में दिया था, इंग्लिश में भी रहता है, प्रथम सिद्धांत विधि से ज्ञात करें। एक प्रश्न दिया था, 4 नंबर में दिया था। मैं पहले बता दिया कि अब आईआईटी में बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का चर्चा नहीं होता, क्योंकि अब जो है आपका सब्जेक्टिव पहले हुआ करता था लिखने वाला, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। यहाँ आप चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, अब सब जो है वो मार्कशीट से लिया जाता है। पहले थी व्यवस्था जो कि सब्जेक्टिव का मतलब हो गया लिखिए कॉपी पर जाकर, तो पहले बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आईआईटी में आता था, लेकिन अब नहीं आता। लेकिन ये पूछा था, बिहार बोर्ड पूछा था ये प्रश्न को, बच्चे कैसे बनाए थे, आप उसे देखें। बच्चे बनाए थे कि चूंकि y बराबर tan इनवर्स x, इसलिए dy बटा dx बराबर 1 बटा 1 प्लस एक्स। ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था और बच्चे जो है इसे ऐसे बना के छोड़ दिए थे। अब स्टेप मार्किंग हो गया तो 1 नंबर मिल भी जाएगा, लेकिन पहले स्टेप मार्किंग नहीं था तो आपको 1 नंबर भी इसमें मिल पाना संभव नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि यदि प्रथम सिद्धांत से तो सारा प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा। जो भी फंक्शन देने रहेगा tan इनवर्स का, साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक लॉग जो भी दे दे, आप उसे मानिए समीकरण फर्स्ट, y में जोड़िए डेल्टा y, x में जोड़िए डेल्टा x, उसको मानिए समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाइए, कटने वाले टर्म को काटिए, डेल्टा x से भाग दीजिए, लिमिट लीजिए, कैलकुलेशन करिए, आंसर आएगा। ऐसे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का हम इस्तेमाल आगे करने वाले हैं, जब आपको हम बताएंगे कि सिद्ध करने के लिए कि साइन x का डीसी कॉस कैसे होता है या कॉस का डीसी साइन कैसे होता है या लॉग का डीसी 1/x कैसे होता है, कांस्टेंट का डीसी 0 कैसे होता है, x के पावर n का डीसी n इंटू एक्स के पावर n कैसे होता है, n-1 कैसे होता है। इस सारा फॉर्मूला को हम प्रूफ करेंगे, और प्रूफ जो हम करेंगे ये प्रथम सिद्धांत विधि से ही हम प्रूफ करेंगे। हालांकि इसके अलावा भी मेरे पास 2 और मेथड हैं। यदि हम प्रथम सिद्धांत विधि भूल भी गए तो फिर भी मेरे पास 2 और मेथड है, जिसकी सहायता से साइन का डीसी कॉस को सिद्ध किया जा सकता है, या कॉस का डीसी माइनस साइन होता है इसको सिद्ध किया जा सकता है, या लॉग का डीसी 1/x होता है इसको सिद्ध किया जा सकता है, या कांस्टेंट का डीसी 0 होता है इसको सिद्ध किया जा सकता है, या x के पावर n का डीसी n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है इसको सिद्ध किया जा सकता है। एक बात ध्यान दीजिए, कैलकुलस चाहे आप जहां पढ़िए, 12th में पढ़िए, 11th में पढ़िए, आईआईटी पढ़िए, एयरफोर्स पढ़िए,
जहाँ भी पढ़िए, यहाँ के भारत छोड़ करके आप जाके अमेरिका में पढ़िए, रूस में पढ़िए, लेकिन कहीं भी साइन का डीसी आपको कॉस से मिलेगा, कॉस का डीसी माइनस साइन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 12th में साइन का डीसी होता है कॉस और आपका एयरफोर्स में जो है साइन का डीसी आ जाएगा क्या tan, ऐसी बात नहीं। या IIT में साइन का डीसी आपको हम बता देंगे कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसी बात नहीं है। कुछ कुछ मैथमेटिकल फार्मूला है, कुछ कुछ चीज है जो आपका 12th में या एयरफोर्स में या IIT में या SCRA में या आपका NDA में, ये सब में जो है कुछ बेसिक सेम होता है, फार्मूला सेम होता है। जैसे हमने बच्चा में पढ़ा था 2 जोड़ 2 बराबर 4, तो ऐसा थोड़े है कि अब हम लोग IAS में पढ़ते हैं 2 जोड़ 2 बराबर 8, ऐसा तो नहीं। उसी प्रकार से हाँ 12th में एयरफोर्स में IIT में कुछ फार्मूला सेम है, कुछ थ्योरी, जैसे IIT की हम बात करें तो कुछ फार्मूला और कुछ थ्योरी एक्स्ट्रा आता है, अलग से आता है, वो अलग टाइप का होता है, कुछ हार्ड थ्योरी होते हैं। लेकिन आपको जब हम स्पेशल वीडियो IIT का बनाएंगे तब आपको नजर आएगा कि जो IIT हार्ड होता है उसको मैं कितना इजी में आपके सामने पेश करता हूँ। तो मैंने आज आपको बताया कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, और आज की क्लास हमारी यहीं तक। जो बच्चे इस वीडियो में नए हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि आप उसको जो है सब्सक्राइब करें मेरे चैनल का, और उसके बाद जो है आप लाइक करें और वीडियो को रोक रोक को देखें, एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार इच्छा है आप देख सकते हैं। वीडियो आपका यूट्यूब पर डाला हुआ है, हटाया नहीं जाएगा। अगली क्लास में हम आएंगे तब डिफ्रेंशिएशन को और आगे बढ़ाएंगे, और आज हमारी क्लास यही तक। हमारी ओर से सारे बच्चे को धन्यवाद।